नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं मौद्रीकरण योजना के बारे में या नीति के बारे में। साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि यह क्या है और इसके साथ साथ जो मौद्रीकरण पाइपलाइन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी बातें आप लोगों के एग्ज़ाम से संबंधित हैं और कौन सी बातों को हमें समझना चाहिए। सीधे से आप लोगों को एक ये चीज़ समझना है कि यह आप लोगों के अर्थव्यवस्था अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था विषय से संबंधित है। अब क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। ये बताया गया है कि संपत्ति मुद्रीकरण के लक्ष्य से चूकी सरकार, अर्थात सरकार ने जो लक्ष्य पहले निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई है। हालांकि 2022 से लेकर के वर्ष 2025 तक के लिए सरकार अर्थात 4 वर्षों के लिए सरकार ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे, वो लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं कर पाई है। चरणबद्ध तरीके से इसमें क्या क्या बातें थीं उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये पेपर की कटिंग है। एसेट मोनेटाइजेशन पेस स्लो में मिस टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2013 बाय वाइड मार्जिन। यहाँ पर बड़े अंतर देखने को मिलेंगे क्योंकि सरकार जिस लक्ष्य को लेकर के चली थी मोनेटाइजेशन के माध्यम से रुपए प्राप्त करने का, वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है। तो इसमें कौन कौन सी बातें और शामिल हैं यहाँ पर देख लें। चर्चा में ये क्यों है, तो जो केंद्र सरकार है उसने 1.62 लाख करोड़ की संपत्ति का मुद्रीकरण करने का लक्ष्य रखा था। आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये मुद्रीकरण या मोनेटाइजेशन क्या है या एसेट मोनेटाइजेशन क्या है। एसेट मोनेटाइजेशन लगातार चर्चा में रहा है। यहाँ पर बात ये की जा रही है कि ये लक्ष्य निर्धारित किया था कब के लिए, तो वित्त वर्ष 2023 के लिए। और वित्त वर्ष 2023 के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो मुद्रीकरण किया गया है अर्थात मोनेटाइजेशन किया गया है, केवल इतने लाख करोड़ 1.32 लाख करोड़ परिसंपत्ति का मोनेटाइजेशन किया जा चुका है, उसके बाद नहीं किया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि परिसंपत्ति कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर एसेट की बात कर रहे हैं। एसेट कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं भौतिक परिसंपत्ति, एक को कहते हैं मौद्रिक परिसंपत्ति और एक को हम कह रहे हैं बौद्धिक परिसंपत्ति। बौद्धिक, यहाँ पर भौतिक का मतलब जैसे आपकी मकान है, आपके पास फ़ोन है, वो भी आपकी भौतिक परिसंपत्ति है। अगर आवश्यकता होती है तो आप उसे बेच करके उससे पैसा प्राप्त कर सकते हैं और जो आपकी पैसे की आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भौतिक परिसंपत्ति है, जैसे खेत हुआ, ज़मीन हुई इत्यादि, ये सब कुछ भौतिक परिसंपत्ति है, कार इत्यादि। मौद्रिक परिसंपत्ति अर्थात मुद्रा में जो कुछ भी आपके पास है, इसका आप ऐसे भी कह सकते हैं इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, अर्थात जब ज़रूरत पड़े तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मौद्रिक परिसंपत्ति आप समझ गए। बौद्धिक परिसंपत्ति की बात करूं तो बौद्धिक परिसंपत्ति का सीधा सा मतलब ये है कि मैं जो कुछ भी यहाँ पर बोल रहा हूँ ये मेरी बौद्धिक परिसंपत्ति है, अर्थात मैं आपको अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो इसके बदले मुझे कुछ अर्निंग हो रही है, तो यह भी मेरी परिसंपत्ति है। तो बौद्धिक परिसंपत्ति आपने समझ लिया। अब जो इसमें बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, यहाँ पर जो एसेट मोनेटाइजेशन की बात हो रही है वो दरअसल भौतिक परिसंपत्तियों की बात हो रही है। अब ये भौतिक परिसंपत्ति आपने समझ लिया। अब इसी से संबंधित बातें आगे आप लोगों को और समझ में आएंगी। तो यहाँ पर देखें, मुद्रीकरण का लक्ष्य और उपलब्धियां जो रखी गई थी यह किसका हिस्सा है, तो महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब ये भी आपको समझना है कि यह राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन क्या है। पाइपलाइन का मतलब समझ रहे हैं। पाइपलाइन का ये मतलब है यहाँ पर कि एक सरकार ने योजना बनाया, ठीक है, और उस योजना में जिन संपत्तियों का मौद्रीकरण किया जाना है और किसकी संपत्तियों का किया जाना है, तो सरकारी संपत्तियों और सरकारी संपत्तियों में विभिन्न मंत्रालय की सरकारी संपत्तियों का मौद्रीकरण किया जाना है।
और मौद्रीकरण के माध्यम से फिर वहाँ सरकार लाभ प्राप्त करने का एक लक्ष्य निर्धारित की है। तो इसमें आप कह सकते हैं विभिन्न बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के तहत संपत्ति वर्गों को सूचीबद्ध करता है और इसका उद्देश्य यह है कि मौद्रीकरण समय के साथ उनका किया जा सके। जैसे थोड़े समय के लिए मान लेते हैं रेलवे की हम बात कर रहे हैं, रेलवे, तो रेलवे आपने देखा होगा कि ये जो पटरियां हैं, रेलवे की पटरियां हैं, इन पटरियों के आसपास दोनों तरफ पर्याप्त मात्रा में सरकार की जमीन है और इस जमीन पर अवैध अतिक्रमण, लगातार इसकी घटनाएं और इसकी न्यूज आती रहती है इंक्रोचमेंट की। ऐसे में ये जो खाली पड़ी जमीन है इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। दूरसंचार विभाग का भी होगा, जो टावर लगाने के लिए कहीं पर ये ज़मीन है वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो पा रहे। तो सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना इन संपत्तियों को हम विनिवेशीकरण नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है, इन संपत्तियों को किसी निजी कंपनी को दे दिया जाए और कंपनी इसका लाभ उठाएगी। अर्थात यहाँ पर जो कुछ भी ब्राउन फील्ड की बात की जा रही है, ग्रीन फील्ड की बात नहीं की जा रही है। अब इसका भी मतलब समझ लेते हैं। ये कंपनी निजी क्षेत्र की यहाँ पर कोई अवसंरचना जो कुछ भी उसको कार्य करना होगा वो करेगी। करने का कुछ इसका जो राजस्व है वो राजस्व मतलब जो सरकार निर्धारित करेगी, जो दोनों के मध्य समझौता होगा वो सरकार को ये कंपनी देगी। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन को सरकार ने निर्धारित समय के लिए किसी निजी कंपनी को दे दिया और वो निजी कंपनी वहाँ पर काम कर रही है, एक निर्धारित अवधि तक काम कर रही है और उसके बदले सरकार को रेंट दे रही है। आप ऐसे समझिए, ये है मौद्रीकरण। अब इसके लिए ये कहा गया था कि अलग अलग मंत्रालय हैं, जैसे रेलवे की बात कर लें या फिर दूरसंचार मंत्रालय की बात कर लीजिए, ये सभी मंत्रालय अपने पास जमीन रखते हैं या सरकार इनको जमीन दी है, सरकारी मंत्रालय है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी मंत्रालयों के जमीन का या जो भौतिक परिसंपत्तियां हैं उनका मुद्रीकरण करना है, क्योंकि जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, उन गतिविधियों को उससे रोका भी जा सकता है और सरकार को उससे आय भी प्राप्त होती रहेगी। तो सरकार ने ये निर्धारित किया। इन सब को एक साथ हमने सूचीबद्ध कर लिया कि ये मंत्रालय है, इन सभी मंत्रालयों की जो खाली पड़ी परिसंपत्ति है उन परिसंपत्तियों का हम मौद्रीकरण करेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब ये कहा जा रहा है, यह किसका, जो मौद्रीकरण की बात की जा रही है या मोनेटाइजेशन की, वह महत्वाकांक्षी जो परियोजना है, आप ऐसे कह सकते हैं राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन जो NMP है, में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मुद्रीकरण शामिल है या मौद्रीकरण शामिल है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आप कह सकते हैं, बिजली मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, इन सभी मंत्रालयों के पास जितनी परिसंपत्तियां हैं, जो परिसंपत्तियां जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है उनके मौद्रीकरण की बात कही जा रही है। लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं, अर्थात जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, पीछे ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि इतना हम प्राप्त करेंगे, करोड़ की बात की जा रही है। नीति आयोग ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि भैया वित्त वर्ष, जो वित्तीय वर्ष है या वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 1.79 लाख करोड़ का हम मौद्रीकरण करेंगे, नीति आयोग ने निर्धारित किया है। अच्छा, इसके बाद ये बताया गया है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत बजट 2021-22 में हमें देखने को मिलता है। इसकी जो अवधि थी 2022 से लेकर के 25 तक, अर्थात 4 साल की अवधि, 4 वर्षों की अवधि निर्धारित की गई और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है 6 लाख करोड़ का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था। अब इसको एक बार यहाँ पर फोटो के माध्यम से देख लेते हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है? मुद्रीकरण का मतलब संपत्ति की बिक्री नहीं है, जैसा कि मैंने कहा इसकी बिक्री नहीं की जा रही है, मतलब मालिकाना हक नहीं ट्रांसफर किया जा रहा है, बल्कि कुछ समय के लिए यह दिया जा रहा है, पट्टे पर आप कह सकते हैं, और उससे राजस्व की प्राप्ति सरकार को होती रहेगी, सरकार का स्वामित्व बरकरार रहेगा। समझौता जो है, समझौते की तय सीमा के बाद संपत्ति सरकार को वापस लौटा दी जाएगी। मतलब जैसे आप कोई घर रेंट पर लेते हैं तो 11 माह के लिए यहाँ समझौता होता है भैया, कि एग्रीमेंट होता है इतने समय के लिए, और उसके बाद फिर उस चाहें तो उस समझौते को या
एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है अगर दोनों सहमत है तो 11 महीने बाद उस घर को आपको खाली करना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर भी स्थिति देखने को मिल रही है कि अगर किसी मंत्रालय से संबंधित कोई एसेट है, परिसंपत्ति है, उस परिसंपत्ति को क्या किया जाएगा, एक निर्धारित समय तक दिया जाएगा, फिर उसके बाद वो सरकार के पास वापस आ जाएगी। ठीक है। समझौते की अवधि के दौरान सरकार को प्राइवेट पार्टी से एक निश्चित राजस्व की प्राप्ति होती रहेगी या होता रहेगा। ठीक है। अब ये बात आप लोगों ने समझ लिया। अब इन बातों को समझने के बाद आगे बात ये आती है कि इसमें प्रावधान क्या है। प्रावधान ये है कि ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों हेतु जो NMP है ये तैयार किया गया है। अब दो तरह की अवसंरचना होती हैं। एक को हमने कहा कि ब्राउनफील्ड, एक होती है ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब ये है कि ये जमीन खाली है, इस जमीन पर हमने थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि अगर हमें कोई फैक्ट्री लगानी है तो इस फैक्ट्री के लिए हमने एक यहाँ पर बिल्डिंग खड़ा किया, ये हो गया ग्रीनफील्ड परियोजना। मतलब यहाँ जमीन खाली है, नए सिरे से उस खाली जमीन पर हमने एक अवसंरचना निर्मित किया, वहाँ पर काम करना शुरू किया। अब थोड़े समय के लिए यहाँ पर मान लेते हैं ये जो है ये ऐसे ऐसे समझ लीजिए, ये जर्जर है, ये जर्जर है। मतलब ये बिल्डिंग खड़ी तो है लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अगर इसका रीइनोवेशन करते हैं या इसमें सुधार कर लें तो ये कार्य करने लगेगा। तो यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं कि यह ब्राउनफील्ड परियोजना अवसंरचना है और इसी अवसंरचना के लिए, इसी कार्य के लिए दिया गया है। मतलब ये कहा जा रहा है ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों हेतु NMP तैयार किया गया है। पहले से कोई बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, कोई परिसंपत्ति है, उसमें आप सुधार करके और वहाँ पर कार्य कर सकते हैं और उसके बदले जो सरकार को राजस्व प्राप्त होना है वो राजस्व प्राप्त होगा। यहाँ पर इसकी बात की जा रही है, न कि ये कहा जा रहा है कि सरकारी जो जमीन है उस जमीन पर जाकर के आप नए सिरे से कोई बिल्डिंग बनाएं और उसके बाद वहां पर कार्य करना शुरू कर दें। जब बिल्डिंग बना ली जाएगी तो फिर तो वहां पर मामला दूसरा हो जाएगा। तो ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों में अंतर आप लोगों ने समझ लिया। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। एक मध्यम अवधि रोड मैप प्रदान करना, किसके लिए, इसी कार्य के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए। साथ ही साथ सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मालिकों हेतु, जो सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मालिक हैं उनके लिए बात की जा रही है कि कौन सा मंत्रालय है इसमें शामिल नहीं है। अर्थात जो मोनेटाइजेशन है उसमें विनिवेश के माध्यम से मुद्रीकरण शामिल नहीं है। साथ ही साथ गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की भी बात इसमें नहीं की जा रही है। गैर परिसंपत्ति, ठीक है, यहाँ पर परिसंपत्ति की बात की जा रही है, गैर परिसंपत्ति की बात नहीं की जा रही है। अब यहाँ थोड़े समय के लिए समझ लीजिए कि जो विनिवेशीकरण किया जा रहा है उसका मतलब क्या है। सॉरी, विनिवेशीकरण या विनिवेश शब्द जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब क्या है। विनिवेश, यहाँ इस चीज को समझिए, विनिवेश, ठीक है, अर्थात निवेश से बाहर आ रहे हैं। निवेश से बाहर कैसे आ रहे हैं, इसको ऐसे देखिए, ये एक फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, बड़ी सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसे अगर मैं PSU कह दूं तो ये गलत नहीं होगा। पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इस पब्लिक सेक्टर यूनिट में 100% हिस्सेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की है। ये हिस्सेदारी सरकार की है। अब सरकार ने ये किया कि यहां पर अपनी, ठीक है, 51% हिस्सेदारी रख लिया और जो 49% हिस्सेदारी है यह निजी क्षेत्र को बेच दिया। तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि अपने मालिकाना हक से धीरे धीरे जो सरकार है वो बाहर निकल रही है। इसको हम कह रहे हैं कि यह विनिवेशीकरण है। एक निवेश, इसमें निवेश किया जा रहा है और इसको कह रहे हैं विनिवेशीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर जो मालिकाना हक बेचा जा रहा है, यहाँ पर बेचने की बात मौद्रीकरण में नहीं की जा रही है। मौद्रीकरण दो प्रकार से होता है, या तो आप उसे बेच दें या फिर उस संपत्ति का इस्तेमाल करने के लिए कुछ समय के लिए आपने किसी कंपनी, किसी व्यक्ति को दे दिया। तो यहाँ पर विनिवेशीकरण के माध्यम से नहीं है। साथ ही साथ और यहाँ पर बात करें वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर के 25 के अनुसार मौद्रीकरण पाइपलाइन का सांकेतिक मूल्य क्या है करोड़ में, तो यहाँ पर देखिए ये सांकेतिक मूल्य बताया गया है, ये आगे चल करके यहाँ पर कम हुआ है।
यहाँ तक बातें समझ में आ गई। कुछ और बातें यहाँ पर देखेंगे। क्षेत्रवार मुद्रीकरण का जो सांकेतिक मूल्य है करोड़ों में बताया गया है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन फॉर, यहाँ सबके लिए ब्राउनफील्ड की बात की जा रही है, एसेट की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए रोड के लिए इतना करोड़ निर्धारित है, रेलवे के लिए ये जो पावर ट्रांसमिशन है उसके लिए, पावर जनरेशन है उसके लिए, नेचुरल गैस के लिए है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से मौद्रीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कितना निर्धारित किया गया है। ये सारी बातें इसमें आप लोगों को बताई गई हैं। टोटल जो बताया गया है NMP के माध्यम से ये कितना, तो 6.0 लाख करोड़ का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभाग, जो सरकारी विभाग के पास एसेट हैं, उन एसेट की बात हो रही है। जो भौतिक परिसंपत्तियां हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है उसकी बात की जा रही है। यहां पर देखें लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, अर्थात कौन कौन से ऐसे मंत्रालय हैं या ऐसे विभाग हैं जिन्होंने मौद्रीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं किया है जो निर्धारित किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग है, इसने भी नहीं पूरा किया। खेल मंत्रालय ने भी नहीं पूरा किया। लक्ष्य पूरा किसने किया, तो कोयला मंत्रालय और खनन मंत्रालय ने। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा जहाजरानी मंत्रालय ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य को इसने प्राप्त कर लिया है। सबसे आगे कौन सा है, किसकी बात की जा रही है, अर्थात मोनेटाइजेशन में, तो यहाँ वित्त वर्ष 2022 की बात की जा रही है। 2022 में राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है, ये आगे है। वर्ष 2023 में इतना इन्होंने करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया था और उसमें से प्राप्त हुआ 49%, ठीक है। राजमार्ग मंत्रालय में देखिए चालू वित्त वर्ष में, अर्थात इस वित्त वर्ष में जो करेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी बात की जा रही है कि इतने करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे अभी पूरा किया जाना है। इसके अलावा रेल मंत्रालय की बात करूं तो पिछले वित्त वर्ष में ये लक्ष्य निर्धारित किए थे 7,750 करोड़ का, प्राप्ति इन्हें हुई, अर्थात इसका 1/4 इन्होंने प्राप्त कर लिया। अब जो फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने इतने का 30,000 करोड़ का इन्होंने निर्धारित किया है कि मोनेटाइजेशन से हमें इतना प्राप्त करना है। बिजली मंत्रालय की बात करूं तो इन्होंने लक्ष्य कितना निर्धारित किया था, 9,436 करोड़, लेकिन इन्हें प्राप्ति महज 62% हुई। अब इन्होंने फाइनेंशियल ईयर के लिए निर्धारित किया है कि 21,000 करोड़, ठीक है, 21,000 करोड़ ये प्राप्त कर लेंगे। तो इससे संबंधित जो बातें थी उन बातों को आप लोगों ने समझा। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय पर मिलता रहे, आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।